स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। स्वराज मिशन के द पीपी शो में आज हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि जुड़ी हुई है। वो विशिष्ट क्यों हैं, वो कौन से विशिष्ट काम कर रही हैं, ये हम इंटरव्यू के दौरान उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम स्वागत करना चाहेंगे ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट विद्या राजपूत जी का। स्वागत है विद्या जी आप। थैंक यू सर, थैंक यू। विद्या जी, द पीपी शो में हमारा जो मकसद है, हमारा मकसद ये है कि समाज के हर वर्ग के जो विशिष्ट लोग हैं वो विशिष्ट क्यों हैं और उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, ये हम समाज के जो खासकर जो युवा वर्ग है उनके सामने लाना चाहते हैं ताकि उन्हें प्रेरणा मिले। क्योंकि खासकर आज 2 साल बाद कोविड के एक नेगेटिविटी का माहौल शुरू हो गया है और पूरे ब्रह्मांड में एक नेगेटिविटी छाई हुई है। तो इससे जो आज का युवा है वो असमंजस में है, क्या करे क्या ना करें। तो समाज के मुख्य धारा में जो लोग हैं वो तो खुद ही असमंजस में हैं, लेकिन एज अ ट्रांसजेंडर, एज अ थर्ड जेंडर कितनी मुश्किलें होती होंगी ये कल्पना करना भी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये तो ईश्वर को ही पता है और जिस पे बीतती है उसको पता होता है। तो हम हर वो पहलू आपके ज़िंदगी का जानना चाहेंगे ताकि समाज के उन ठेकेदारों तक ये बात पहुँचे जो कि शुभ कार्यों में तो ट्रांसजेंडर्स के पास जाते हैं और इनवाइट करते हैं, लेकिन बाकी समय में उन्हें हीन भावना से देखा जाता है, जिसका स्वराज मिशन पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और मैं पर्सनली एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पॉलिटिशियन मैं इस चीज़ का खिलाफत करता हूं कि सबसे पहले इंसान होता है, मानव होता है। किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति में पहले मेरी आइडियोलॉजी है कि पहले इंसान को ढूंढना चाहिए, उसके बाद वो पुरुष है, स्त्री है, बच्चा है, बुजुर्ग है, थर्ड जेंडर है, कुछ भी हो। लेकिन मेरा आइडियोलॉजी है कि सबसे पहले इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आज हम आपसे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, बचपन आपका कैसा बीता और वहाँ से अभी तक स्ट्रगल करके जो आपने एक कहेंगे कि आप प्रेरणा स्रोत बनी हैं समाज के लिए, तो वो कैसे अचीव किया वो आप अपनी ज़बानी ही दर्शकों को बताएंगी। तो अब इसके आगे का समय आपका है। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है और जो चुनौतियां हैं उसको आप कवरेज कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा और मेरे पूरे समाज के द्वारा आपको सहृदय धन्यवाद है। और मैं अपनी बात जो है वो छोटी सी कविता से शुरू करूंगी। और ये जो कविता है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समर्पित है। और ये जो कविता है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के भीतर जो दक्षता और जो योग्यता है उसको दिखाता है, दर्शाता है। और आज से 5 साल पहले ये कविता मैंने लिखी हुई थी और मैं इसे शेयर करती हूँ। और ये कविता इस तरह से है। कविता का शीर्षक है कि हाँ मैं किन्नर हूँ, हाँ मैं प्रकृति हूँ, अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ, हाँ मैं भोर हूँ, मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, हाँ मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, हाँ मैं सृष्टि हूँ, मैं पिता की साहस और माँ की ममता हूँ, हाँ मैं संसार हूँ, हाँ मैं संसार हूँ, मैं ना भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं ना भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, हाँ मैं इंसान हूँ। बहुत शानदार। कितनी इम्पोर्टेंट मैसेज, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर में वो भाव था, वो संदेश था जो कि हम इस शो के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब मुझे यकीन है कि इस इंटरव्यू को भी बाकी पिछले इंटरव्यू से ज़्यादा सराहा जाएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू वाकई विशिष्ट है। क्योंकि हमारे साथ जो इस समय गेस्ट हैं वो वाकई बहुत विशिष्ट हैं। अब वो इस विशिष्टता
विशिष्टतम पद पे कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, ये आप जानते हैं विद्या जी से। विद्या जी से शुरुआत करते हैं कि आपकी पैदाइश से आपका पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में दर्शकों को बताइए पहले। जी, मैं मूलतः बस्तर से हूँ और बस्तर फरस गांव से हूँ। और जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जो है वो फरस गांव में बीता। और मेरे परिवार में उस समय मेरे साथ मेरे 2 बड़े भाई थे और मेरी माताजी मेरे साथ रहती थी। बड़े भाई और 2 बहनें जो हैं वो अलग जगह पे अपना जॉब कर रहे थे और फिर पढ़ाई कर रहे थे। और बचपन में मुझे जब मैं क्लास 2-3 में गई तो मैं एक्सपीरियंस की कि जैसे सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ हैं, पर मेरे साथ कोई बैठता नहीं है, मेरे आसपास कोई बैठता नहीं है, मेरे साथ कोई टाइम एक्सपेंड नहीं करता, मेरे साथ कोई खेल नहीं खेलता है या खेल नहीं खेलती है। तो शुरुआत में तो मुझे लगा कि शायद फाइनेंशियली कंडीशन ख़राब है, इसकी वजह से हो सकता है। और शायद मेरे यूनिफ़ॉर्म हो सकते हैं, शायद मेरे पास बूट नहीं है इसलिए हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे पढ़ाई की, कक्षा 4th-5th में गई, तो अब मुझे जो है दूसरे बच्चे लड़की कह के चिढ़ाने लगे। और इसका वजह ये था कि मैं दूसरी जो लड़कियां थीं वो मेरी सहेलियां बन गई थीं और मुझे लड़कियों के साथ ही रहना पसंद था। और जब वॉशरूम जाने का समय आता था तो सिर्फ उस समय गांव पे जो वॉशरूम था वो गर्ल्स के लिए था स्कूल पे, और बॉयज़ के लिए कुछ था नहीं। तो मैं लड़कों के साथ वॉशरूम जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। तो मेरे इस तरह से शर्माने को देख के अब लड़के मुझे कमेंट्स करने लगे, अब छेड़ने का तरीका उनका बदल गया। जैसे मैं बड़े क्लासों में गई तो अब मुझे अपशब्दों से बुलाने लगे, जैसे मामू, सिक्सर, छक्का, इस टाइप के कमेंट्स करते थे। तो मुझे बहुत दुख लगता था और मैं स्कूल जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि कहीं न कहीं हर दिन मुझे ये लगता था कि आज भी मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे अपशब्द कहेंगे और अगर मैं इसका विरोध नहीं करूँगी तो वो हमेशा कहते रहेंगे। और लेकिन एक बात थी कि एक उम्र में ये भी रहता है और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का हर ट्रांसजेंडर का जो बचपन है वो इसी तरह बीतता है। और उन्होंने, हम सब ने ये सोचा कि ये हमारी नियति है, हमें सहना है, जो एक समय तक महिलाएं सहती रहीं और आज भी सहती हैं। तो उसी तरह एक ट्रांसजेंडर का जो बचपन है वो सहने का रहता है। वो प्लेग्राउंड हमें नसीब नहीं होता, क्योंकि हम जब खेलने जाते हैं तो लोग हमारे खेल, हमारे चाल, हमारी बातचीत करने का तौर तरीका को देख के हंसते हैं। तो इस तरह से मेरा स्कूल लाइफ आगे बीता। और कुछ दिनों के बाद जब मैं 7th-8th में गई तो एक समय ये भी आया रात पढ़ाई का, और उस समय आता है सेक्सुअल एब्यूज़ का। और ज़्यादातर ट्रांसजेंडरों के साथ आज भी भारतवर्ष में 70% ट्रांसजेंडरों के साथ में चाइल्डहुड में और टीनेजर टाइम में सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी आ जाता है, डिसीज़ भी आ जाती है और यही बाद में HIV एड्स के रूप में कन्वर्ट होता है। और बुलिंग है और ओरल हरासमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बचपन में रहती है। और सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है वो लड़ाई चलती है मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि मेरा पूरा शरीर लड़के का है, पर मेरा मन और जो दिमाग है और व्यवहार है वो लड़कियों की तरह है। और इस चीज़ के लिए कोई काउंसलर नहीं है, इस चीज़ को कोई परिवार भी नहीं समझ रहा है। तो मैं, घर वाले इस चीज़ के लिए प्रेशर देते हैं कि तुम्हें लड़कों की तरह रहना है, और मन करता है कि मैं लड़कियों की तरह रहूं और एक दिन लड़की बनूं। तो इस तरह से इसी कश्मकश में हम ट्रांसजेंडरों का बचपन बीतता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मैं कौन हूँ, ये जो आपकी आइडेंटिटी है, इसे समझ पाना कितनी कितनी डिफ़िकल्ट बात है। और शर्म आनी चाहिए समाज को कि 21वीं सदी में हम मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, हम दूसरे ग्रहों पे जीवन तलाश कर रहे हैं, और जिस ग्रह पे जीवन है हम उस जीवन का जो बीज है इंसान, हम इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। हम इंसान में इतने भेदभाव कर रहे हैं कि एक इंसान, ये उसके मन में पीड़ा है कि मैं कौन हूँ, मैं समाज के मुख्य धारा में क्यों नहीं अपने आप को स्थापित कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इस विडंबना से बाहर हमें निकलना होगा, वरना हमारे प्रगति का कोई मायने नहीं है। क्योंकि
जब तक हम अपने विचारों से प्रगतिशील नहीं होंगे, जब तक हम अपने नज़रिए से, जिसे एटीट्यूड कहते हैं, लोगों को एटीट्यूड का मीनिंग नहीं पता होता है। एटीट्यूड का मतलब नज़रिया होता है, वो पॉजिटिव हो तो समाज के हित में है, नेगेटिव हो तो वो खुद के भी आदमी दुश्मन बन जाता है। तो विद्या जी, बचपन में जब आपको ये पहली बार कैसे पता चला कि आप विशेष हैं, आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं? देखिए, मुझे जो प्रॉब्लम था कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय में मेरे परिवार को मेरे साथ खड़े होना चाहिए था। वो मुझे प्यार करते थे, पर मेरी अभिव्यक्ति से उनको नाराज़गी थी, और वो इसलिए पीछे हट रहे थे क्योंकि वो जागरूक नहीं थे। और जागरूक इसलिए नहीं थे क्योंकि आज भी किसी भी एजुकेशन प्रणाली में ट्रांसजेंडरों के बारे में ना लिखा जाता है, ना पढ़ा जाता है, ना बातचीत की जाती है। आज भी हम एक परिवार में इस विषय पे बातचीत नहीं करते। अब जब मुझे रियलाइज़ हुआ था, जब मैं रायपुर आई और अपने जैसे कम्युनिटी को मैं रायपुर के कलेक्टर गार्डन में देखी, तब मैं लगभग 21 की थी। और इससे पहले समाज ने मुझे कहा कि मैं अभिश्राप हूँ, लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अपराधी हूँ, और किसी ने कहा कि मैं नपुंसक हूँ, नामर्द हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो खून एक मेल और फीमेल में है, वही ब्लड मेरे अंदर है। जो एक स्त्री और पुरुष का सपना है, वही सपना मेरा है। जो परिवार और करियर एक स्त्री और पुरुष चाहते हैं, वही परिवार और करियर मैं चाहती हूँ। तो मैं कहीं से भी अलग नहीं हूँ। लेकिन लोग स्त्री और पुरुष के बाहर की अभिव्यक्ति को अगर किसी मतलब अलग तरह से देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये सामान्य नहीं है, जबकि मैं सामान्य नहीं हूँ। जो मुझे सामान्य नहीं समझ रहे हैं, वो लोग असामान्य हैं। तो मुझे 21 में जब मैं रायपुर आई और अपने जैसे लोगों से मिली, अपने कम्युनिटी से मिली, तो फिर मुझे लगा कि मैं कॉमन हूँ और मेरे जैसे और भी लोग हैं। तब कहीं जाके मुझे रिलैक्स फील हुआ। तो ये रायपुर आने से पहले कितने साल अपने बस्तर में इस कश्मकश में और अपनी आइडेंटिटी को जीने के लिए, समझने के लिए अपने गुजारे? कितने, मतलब एक पैदाइश के बाद से 21 साल तक आप बस्तर में ही थी? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जब क्लास 2-3 में थी, तभी मेरे साथ में लोग मुझे मैं अलग हूँ इसका एहसास दिलाते रहे अपने व्यवहार से, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट हो, बुलिंग हो, कमेंट्स हो, अपशब्द हैं, ठीक है। उसके बाद से लेकर जब तक मैं रायपुर नहीं पहुंची, तब तक मेरे साथ में ये सब होता रहा। और एक समय ये भी आया जब मैं ITI कर रही थी, और ITI के दौरान कई बार ये भी हुआ कि मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया गया, मेरे ऊपर पी कर दिया गया, मेरा टिफ़िन भी खा देते थे, और उसके बाद मेरे नोटबुक छुपा देते थे। और जब मैं इसका विरोध करती थी, तो जो लोकल लड़के रहते थे उस ITI में, तो वो लोग मुझे पकड़ लेते थे और दूसरा ग्रुप भी मेरे साथ मारपीट करता था। और ये ना सिर्फ ये ITI में हुआ, बल्कि ये मैं जब बिलासपुर से कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कर रही थी, वहाँ भी ये सारी चीज़ें हुई। और जब मैं पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से मैं जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की और सारी पढ़ाई प्राइवेट की, और एग्ज़ाम में जो है वो अपनी पहचान छुपा के जाते थे ताकि लोग मुझे देखें तो वो आइडेंटिफाई मत करें कि मैं लड़का और लड़की से बाहर हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे लगता है कि इस समय कुछ बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ भाव काफ़ी है। ये समझना होगा कि अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, उनके सामने हम दंडवत होके प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके लिए उपास रखते हैं। और ये जो अर्धनारीश्वर हमारे समाज में हैं, जो कि वही हैं, वो उनमें कोई भेदभाव ही नहीं है, उनमें भी इंसानियत है, उनमें भी ममता है, करुणा है, उनके अंदर भी दिल है, उनके पास भी दिमाग है। और उसी दिल और दिमाग का बैलेंस बनाते हुए वो अपनी लाइफ को डे बाय डे जी रहे हैं, और हर दिन यातनाएं सहने के बाद भी एक नई चुनौती को सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सिर्फ इनकी ही जिम्मेदारी है कि ये रोज़ स्ट्रगल करें? बिल्कुल नहीं। हाँ, समाज में बहुत डेवलपमेंट आए हैं, इसमें नो डाउट।
जो मानसिकता है पहले से बहुत 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 ज़्यादा सुधरी है। लेकिन जैसे कि विद्या जी ने कहा कि जागरूकता का अभाव, ये जन जागरूकता का अभाव ही सबसे बड़ा कारण है कि आज हम अपने आप को इस वर्ग से एक अलग किए हुए हैं। तो वाकई अलग ये नहीं, अलग हम हैं, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो इतनी संकीर्ण है और कहा जाए कि इतनी घटिया मानसिकता है कि आज हमने इंसान को इंसान समझने के बजाय हमने भेदभाव शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ जब कोई खुशखबरी होती है तो हम जाते हैं इनके पैर छूने, इन्हें हम इनवाइट करते हैं। तो ये हमारे ही अपने हैं, इसी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, और हमें समझना होगा अपनी जिम्मेदारियों को। जब ये मुख्य धारा में आके अपनी कम्युनिटी के लिए और लोगों के लिए सेवारत हैं, तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि जैसे हम बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, एक समाज के मुख्य धारा में सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ही सबका ये निर्णय होना चाहिए और सबकी तरफ से ये पहल होनी चाहिए। विदा जी, बचपन से लेके आपने एजुकेशन किया, तो इसमें फैमिली का कभी ऐसा नहीं रहा कि तुम्हें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, या फैमिली का फुल सपोर्ट रहा एजुकेशन के मामले में एटलीस्ट? पूरे समय में परिवार का पूरा सहयोग रहा एजुकेशन को लेके। लेकिन मेरी अभिव्यक्ति को लेके उनको नाराज़गी थी कि अगर मैं बायोलॉजिकली लड़का पैदा हुई हूँ तो मैं लड़कों की तरह रहूँ, और जो एक आदर्श मॉडल है मेल और फीमेल बॉक्स का, मेल और फीमेल जेंडर बॉक्स का, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को अभिव्यक्त करूं। और एजुकेशन में पूरा सपोर्ट रहा परिवार का। और कई बार तो ये था कि स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट का इन्वायरमेंट मेरे लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा एजुकेशन हुआ, क्योंकि मेरा परिवार मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पुश करता रहा। और एक समय के बाद मुझे भी एहसास हुआ, क्योंकि स्कूल लाइफ में मैं एक बार अपने गिव अप कर दी थी। इस तरह के रोज़ ताने अपशब्द को लेके मुझे लगा कि मुझे सुसाइड करना चाहिए, और मैंने प्रयास भी किया। और पूरे भारतवर्ष में हर एक ट्रांसजेंडर अपने जीवन में एक बार ज़रूर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। और ये डाटा है UNDP और मानवाधिकार एजेंसी है, उनके द्वारा ये सर्वे किया गया, जहाँ पे एक ट्रांसजेंडर एक समय के बाद गिव अप कर देते हैं। और फिर मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, और उसकी वजह थी मेरी माँ, मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, वो लोग हमेशा मुझे मोटिवेट किए एजुकेशन के लिए। और आपके फादर? मैं छोटी थी तभी मेरे फादर गुजर गए थे। ये बताइए कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप जब रायपुर में आई, तो उसके आगे फिर जब आप समाज के मुख्य धारा में होके और विशिष्ट लोगों के साथ भी जब आपने काम किया, आपको मैं कई बार देखा है बहुत सारे फंक्शंस में भी आप जाती रहीं और आप एक प्रेरणा का स्रोत बनी, तो उसके बाद आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, जरा दर्शकों को बताइए वो। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहले मैं एक होटल इंडस्ट्री में फ्रंट लाइन मैनेजर थी, और 2009 में HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं शामिल हुई, और उसके बाद होटल इंडस्ट्री छोड़ के मैं NGO सेक्टर में आई। तो चूँकि पहली बार हमें एक ऐसा जगह मिला, एक मंच मिला, जहाँ पे मैं अपनी बातों को पूरी तरह खोल के रखी, और इसमें लोगों का सपोर्ट मिला, समर्थन मिला, और उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो कम्युनिटी के साथ हो रही हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, अपने साथियों को संगठित करना पड़ेगा। और तब से आज तक हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 2009 में अपना संगठन रजिस्टर्ड किया, मितवा। उसके बाद 2011 में हम लोग और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोगों ने 40 डेज़ का एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग किया टाटीबंध में, और अपना कैपेसिटी बिल्डिंग किया। उसके बाद में 2012 में थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया। पहली बार छत्तीसगढ़ में जो है वो किन्नर रनिंग करते हुए दिखे, रस्सा कस्सी में दिखे, हाई जंप, लॉन्ग जंप करते हुए दिखे। उसके बाद 2012 में ही एक किन्नर जन सुनवाई किए, और राष्ट्रीय एजेंसी और नालसा के साथ, आर्टिकल 39 के साथ,
और जो राष्ट्रीय स्तर के ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं उन सारे लोग के साथ मिल के एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसका परिणाम ये हुआ कि 15 अप्रैल 2014 को थर्ड जेंडर को मान्यता मिला भारतवर्ष में। और उसके बाद हम लोग लगातार शासन से लगे रहे, मीडिया के साथ भी बातचीत होती रही, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हम लोग समय समय पे मिलते रहे, उनको इस विषय पे सेंसिटाइज करते रहे। और इस तरह से हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि हमारे लिए ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने, और 10 अक्टूबर 2014 को छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर वेलफेयर बोर्ड बना, जिसमें शासन के 9 प्रमुख सचिव हैं। बोर्ड के पास में योजना बनाने की शक्ति है, जिसमें मैं और मेरे साथ में रवीना और कंचन दोनों अशासकीय सदस्य हैं समुदाय से। इसके अलावा हर ज़िले पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी बनी, जिसमें 2 समुदाय के सदस्य हैं, जिसमें कलेक्टर सर अध्यक्ष हैं, जो शासन की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में ट्रांसजेंडर को कैसे इंक्लूड करें, और जो चुनौतियां हैं ग्राउंड लेवल पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, उन चुनौतियों को कैसे सॉर्ट आउट करें, और ट्रांसजेंडरों का पहचान करना, उनका सर्वे करना और उनको पहचान पत्र प्रोवाइड करना, ये जिला स्तरीय समिति का काम है, और ये सभी ज़िले फंक्शनल हैं। इसके अलावा चूँकि एक ट्रांसजेंडर होने के कारण कहीं भी हमें किराए मकान नहीं दिया जाता है, और खुद का मकान हम खरीद नहीं सकते, और घर वाले हमारे साथ रहने के लिए सहज नहीं होते। तो फाइनली हम लोग ने नगरीय प्रशासन, हाउसिंग बोर्ड के साथ में और आरडीए के साथ में हम लोगों ने बातचीत करना शुरू की, और 3 साल बातचीत करने के बाद नगरीय प्रशासन ने 2% का रिजर्वेशन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज रायपुर में 177 लोगों को 1 BH का मकान निःशुल्क मिला हुआ है, और दुकानों और मकानों में रिजर्वेशन है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई थी, तो मेरा मन और शरीर अलग अलग है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को सहज महसूस नहीं करती। तो इसके लिए निःशुल्क सेक्स एक्सचेंज ऑपरेशन जो है वो मेकाहारा और डीकेएस में शुरू हुआ। चूँकि टेक्निकल कारणों की वजह से ऑपरेशन 2 साल के बाद बंद हो गया, लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अभी सेक्स एक्सचेंज ऑपरेशन कराना चाहता है तो राज्य सरकार के द्वारा उसे 2.25 लाख रुपए दिया जा रहा है, और केंद्र सरकार के द्वारा एक आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है, NHM और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री मिलके। और इसके अलावा हमने पुलिस में एडवोकेसी की और थर्ड जेंडर का कॉलम लाया, और जिसके परिणाम स्वरूप आज छत्तीसगढ़ में 13 ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस सर्विस में अपनी सेवा दे रहे हैं। और इसके अलावा अभी हम जिस जगह पे हैं वो एक ट्रांसजेंडर शेल्टर होम है, और ये जो शेल्टर होम है उसको राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन ने निर्माण करके दिया है, और जिसमें 25 बच्चे निवासरत थे, जिसमें से 8 बच्चे जो हैं वो बालकों में उनका जॉब लगा है, 2 बच्चे हेल्थ डिपार्टमेंट, 2 बच्चे होटल इंडस्ट्री में गए हैं, और इस तरह से अभी 7 बच्चे जो हैं वो टाटा स्टील के लिए इंटरव्यू दिए हैं, टाटा स्टील कंपनी में। और इसके साथ साथ हमने कहा कि लोग पढ़ेंगे तो लोग समझेंगे, और जब समझेंगे तो स्वीकार करेंगे। इसी चीज़ को अमल में लाया गया। स्कूल एजुकेशन में कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं के सोशल साइंस और हिंदी में ट्रांसजेंडर विषय वस्तु को शामिल किया गया, और प्रशासन एकेडमी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पंचायत, इन सभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रांसजेंडर विषय वस्तु को शामिल किया गया, और इस विषय पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र हो या आवास का क्षेत्र हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सरकार के तरफ से एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट है रिजर्वेशन। क्योंकि हमारा जो समाज है वो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से पिछड़ा है। आज किसी भी रिमोट एरिया में चले जाइए, पर उनका परिवार उनके साथ है, पर आज कोई भी ट्रांसजेंडर का परिवार उनके साथ नहीं है। तो मुझे लगता है, और हमारी फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो बहुत वीक है, एक ट्रांसजेंडर को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए अपना शरीर बेचना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, लोगों के घर जाके नाचना पड़ता है, मनोरंजन करना पड़ता है।
तो मुझे लगता है कि आज रिजर्वेशन की हमें बहुत ज़रूरत है, तभी हमारा कम्युनिटी मेन स्ट्रीम में आएगा। क्योंकि हमें ना परिवार का सहारा मिला, सहयोग मिला, ना कोचिंग का सहयोग, ना सहारा मिला, ना हम प्लेग्राउंड में जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाए या किसी तरह अपनी दक्षता वृद्धि किए। तो मुझे लगता है कि आज हमें रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। कोविड का एक दौर खैर अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 साल में 2020 और 21 में एक ऐसा दौर आया जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। तो वो सिचुएशन आपके लिए कैसा गुजरा? मतलब वो तो जब वो सिचुएशन सबके लिए चैलेंजिंग था, तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, मेरा तो अनुभव अच्छा नहीं रहा और मुझे ये सीख मिली कि हम जो प्रकृति को दे रहे हैं वो प्रकृति हमें रिटर्न करेगा। इसके लिए वक्त लग सकता है, तो हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहिए, ना सिर्फ खुद के लिए, ना सिर्फ परिवार के लिए, बल्कि नेचर के लिए भी और इस देश के लिए भी। जब मैं एक लड़के के शरीर में पैदा हुई और मुझे मेरे परिवार और रिश्तेदार और सोसाइटी ने कहा कि तुम एक लड़के का रोल करो, और उस दिन से मेरा लॉकडाउन शुरू हुआ। क्योंकि जितने लोग मुझे देखते थे उतने लोगों को मैं एक परफेक्ट लड़का दिखना चाहिए था। तो वो लॉकडाउन का पीरियड मेरा 15 साल 16 साल रहा सेंस आने के बाद से। और अब जब लॉकडाउन हुआ था ये महामारी की वजह से, कोविड-19 महामारी की वजह से, तब मैं गांव में थी अपने भैया भाभी के यहाँ और अपने दीदी जीजा के यहाँ। मुझे पिछले वर्ष राज्य अलंकरण मिला, उससे पहले भी कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान मिला है। लेकिन मेरे घर वालों के लिए मेरा एजुकेशन, मेरा क्वालिफ़िकेशन, मेरा सम्मान, मेरा काम कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने रखता है मेरा जेंडर। जब भी घर पे कोई आता था तो मुझे कहते थे कि अंदर चले जाओ, और मुझे मेन रोड पे आने के लिए मना करते थे, और मेरे साथ कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं था। तो इतना सारा काम करने के बाद, इतनी सारी उपलब्धियां पा लेने के बाद भी आज भी जो परिवार और समाज है वो ट्रांसजेंडर से डरता है। अपने आप में मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास भी अगर शब्द की कमी पड़े तो समझिए कि भाव क्या होंगे। विद्या जी की बातों में सब कुछ स्पष्ट है कि सेम है, वो कुछ भी अलग नहीं है। और ये ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की जो चाह थी, जो उनको करना था उन्होंने किया, लेकिन इसके लिए इनको क्यों दोषी माने? और मुझे लगता है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और परिवार अगर साथ देगा, देखिए ये शुरुआत तो होती, बोलते हैं ना, बिजनेस एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब तक परिवार साथ नहीं देगा तब तक तो आप समझिए कि कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि परिवार है तो पड़ोस है, तो फिर समाज है, प्रदेश है, जिला है, राष्ट्र है। तो शुरुआत परिवार से होनी चाहिए, और परिवार को ही, हर परिवार को ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्योंकि ये एक बड़ी विडंबना है कि समाज के मुख्य धारा में आज वो भी हमारे अपने हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ नया है या विचित्र है। और भगवान ने उन्हें आत्मा किसी और की दी है और शरीर किसी और का दिया है, तो उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये इस चीज़ को समझना चाहिए कि बचपन से जो व्यक्ति लॉकडाउन में है, ये जो सेंटेंस है ये बहुत बड़ा सेंटेंस है। समझिए, आपको समझना होगा और हमें समझना होगा, पूरे समाज को समझना होगा कि ऐसा जब 2 साल में हम कई महीने लॉकडाउन में थे तो हमारी क्या स्थिति थी। तो एक व्यक्ति जो बचपन से अपने आप को लॉकडाउन में महसूस कर रहा होगा, सिर्फ किस लिए? अपनी आइडेंटिटी के लिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो ये समझने की ज़रूरत है। खैर, थोड़ा लाइट मोड की बात करते हैं। सभी इंसान, हर प्रत्येक इंसान को कुछ ना कुछ शौक़ होता है। तो आपको भी गार्डनिंग या किताबें पढ़ने या म्यूज़िक का, डांसिंग का शौक़ है? हाँ बिल्कुल सर,
मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, डांसिंग का भी शौक़ है और मेकअप करने का भी बहुत शौक़ है। तो अच्छा लगता है, मतलब प्लांटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। और चूँकि ट्रांसजेंडरों के भीतर जो है वो नाचने गाने की जो कला है वो नैसर्गिक है, तो वो बचपन से ही जैसे ही गाने बजते थे, और मैं जिस समय क्लास 5th 6th में पहुंच रही थी तो उस समय चांदनी फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो वो मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ हैं। वो जब भी गाना सुनती हूँ आज भी तो मुझे मन थिरकने का करता है। जी। तो ये यही चीज़ होनी चाहिए, ये लाइट नोट में नॉर्मल जो चीज़ें देखिए सबके अंदर है। मुझे भी म्यूज़िक का बहुत पसंद है, मुझे गाने का शौक़ है, मुझे भी डांस करने की इच्छा करती है, तो इसमें नया क्या है, ये तो सबके सबके साथ है। विदा जी, एक चीज़ बात करनी थी कि नॉर्मली जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, थर्ड जेंडर हो, कोई हो, और कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हर कम्युनिटी में, हर जाति में, हर धर्म में, हर राज्य में, हर राष्ट्र में और विश्व के हर देश में कुछ न कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। ट्रांसजेंडर्स में भी देखा गया है कि कुछ लोगों ने इसे जबरन ऑक्यूपेशन बना के रखा गया है, और वो लोग भी बजाय, आप भी हैं, आपने तो उससे चैलेंज लिया और अपने आप को प्रूफ करके दिखाया, और हमारी ईश्वर से सविनय प्रार्थना है कि आप और तरक्कियां करें, छत्तीसगढ़ का और हमारा देश का नाम और रोशन करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, उन्हें आप कैसे देखती हैं? देखिए, किसी व्यक्ति को अगर बचपन से रिजेक्शन मिले, प्यार की जगह उन्हें तिरस्कार मिले और सम्मान की जगह अपमान मिले, और हर दिन उसे ये कहा जाए कि आप अपराधी हैं और आपका होने से ना होना अच्छा है, तो वो इंसान आगे बढ़कर, आगे चलकर क्या बनेगा? तो आप जो विसंगतियां देख भी रहे हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मैं बात करूं, मैंने किसी भी कम्युनिटी की बात किया, हर कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं। तो ज़्यादातर मैं अपनी कम्युनिटी की बात करती हूँ कि रिजेक्शन और जो डिसरिस्पेक्ट है और जो अकेलापन है, डिप्रेशन है, इसकी वजह से कई सारी विसंगतियाँ कम्युनिटी के भीतर हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जाएंगे और जॉब प्लेसमेंट होता जाएगा, ये चीज़ें धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे हम जॉब में आएंगे, कहीं ना कहीं सिविलाइज होते जाएंगे। हाँ, और हमारे हमारे लिए भी लोगों का नज़रिया जब बदलेगा, लोग जब हमें लव और रिस्पेक्ट देंगे, वो जो डिस्टेंस है कम्युनिटी और मेन स्ट्रीम का, वो फुलफिल होगा, तो ऑटोमेटिक जो कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो विसंगतियाँ देख रहे हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यकीनन कुल मिला के जन जागरूकता और नज़रिया की बात है। नज़रिया चेंज होगा, जागरूकता बढ़ेगी, अपने आप विकास होगा। आगे जाते जाते विदा जी, छत्तीसगढ़ और देश के जनता के लिए आपका एक संदेश। बिल्कुल। हर व्यक्ति खास है और सबके भीतर कुछ न कुछ हुनर और प्रतिभा रहता है, और अगर कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहना चाहिए कि उसके अंदर वो हुनर या वो प्रतिभा या वो काबिलियत नहीं है। ज़रूरत है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक स्पेस देने का, ज़रूरत है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रतिभा को आगे बढ़ाने का, ज़रूरत है कि उस प्रतिभा को एक अवसर देने का, ताकि कम्युनिटी एक जॉब में जाए, खुद का कुछ व्यवसाय करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ट्रांसजेंडर विषय को पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक इस विषय को हम समझेंगे नहीं, और जब हम समझेंगे नहीं तो हम स्वीकारेंगे नहीं। तो जब हमारे और आपके बीच में जो दूरियां हैं उसे कम करने के लिए ट्रांसजेंडर विषय को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ट्रांसजेंडर व्यक्ति से मिलें, उनकी ज़िंदगी को जानें, उनकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलू को जानें। तभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक जेंडर न्यूट्रल समाज बना सकते हैं और एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ पे जेंडर को लेके कोई विषमता नहीं होगी। बिल्कुल, जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है,
और समाज को ये संदेश देना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई अलग नहीं है। ये जो विसंगतियां हैं ये हमारे दिमाग की है, हमारी सोच है। ये हमारी सोच ने इस चीज़ को चेंज किया हुआ है। और जो प्रथाएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, पौराणिक समय से जो अनएजुकेटेड होने के कारण जो हमारे जो सोच है, जो सोच में जो हमारी विकृति आई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और यही संदेश स्वराज मिशन का भी है कि आगे बढ़ें, हम सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति में टैलेंट है। और विद्या राजपूत जैसे लोगों ने ये साबित करके दिखाया है कि आज वर्ल्ड लेवल पे ये इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ की तो शान है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये देश की शान है। और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का इंटरव्यू लिया हूँ। इंटरव्यू के एंड में विद्या जी, जैसे कि हम सभी विशिष्ट अतिथियों से, हमारे जो स्वराज मिशन का तो पीपी शो की ये पहल है कि विशिष्ट व्यक्तियों के की जो अंतर्द्वंद है, जो स्ट्रगल स्टोरी है, वो उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की कहानी समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे समाज में जितने सकारात्मक चीज़ों को हम सभी लोगों तक पहुंचाएंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो जिन लोगों ने भी अपने जीवन में संघर्ष देखा है और उस संघर्ष में अपने स्ट्रगल किया है, उसको चुनौती के रूप में एक्सेप्ट करके एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचा है, और ये चीज़ें अगर आम लोगों तक जाती है तो कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम कर रहा है आपका शो। तो मेरे तरफ से और मेरे पूरे समाज के तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और भी आपका शो आगे पहुँचे और जन जन तक पहुँचे, ताकि इस शो को जितने लोग भी देख रहे हैं वो लोग के अंदर भी वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा आए, खुद को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, परिस्थिति को बदलने के लिए। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि इस शो से कुछ लोगों की भी अगर सोच में परिवर्तन आता है, पॉजिटिव वे में बढ़ते हैं, तो ये हमारा जो मकसद है वो सफल होगा। हमारा जो मकसद ये है कि दिस इज़ जेंडर इक्वलिटी। हम सब फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, समाज में सबको मिलजुल के रखना है और मिलजुल के चलना है, यही हमारी सोच है। तो अगले एपिसोड में एक और विशिष्ट व्यक्ति के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।